नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने संवैधानिक निकायों पे एक सीरीज आपको देने का वादा किया था। हम 2 निकाय के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम तीसरा संवैधानिक निकाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कोई भी एग्जाम हो जिसमें पीटी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं आपको इतने डिटेल से बता दूंगा कि अगर आप इसको बना करके कर लेते हो, अच्छे से लिख लेते हो, अच्छे से पढ़कर, तो आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं है। देखिएगा कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हमारे अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने संविधान सभा में यह कहा था कि भारत में जितने भी पद का निर्माण किया गया है, यह पद उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद है। यह एक ऐसा पद है जो सरकार के ऊपर नियंत्रण रखेगी। नियंत्रण कैसे रखेगी, निगरानी कैसे रखेगी, आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पद के बारे में कुछ चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु आ सकते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट है। यह लोक वित्त का संरक्षक है। लोक वित्त, जो लोगों का पैसा है, जो सरकार के पास लोगों का पैसा है, टैक्स के माध्यम से या कमाई के माध्यम से जो पैसा सरकार के पास जा रहा है, और सरकार जिसे लोगों की भलाई के लिए खर्च करता है, देश की उन्नति के लिए खर्च करता है, देश की प्रगति के लिए खर्च करता है, क्या वास्तव में वो पैसा जो सरकार ने बोला उस जगह पे खर्च हुआ? क्या सरकार ने जितनी रकम बोली क्या उतना ही रकम खर्च हुआ? या ऐसा तो नहीं उसमें कुछ गड़बड़ी है? इसलिए इसे हम लोक वित्त का संरक्षक बोलते हैं। इनका काम है सरकार जो भी पैसे खर्च करती है उसका ऑडिट करे, उसका हिसाब किताब करे, और हिसाब किताब करके राष्ट्रपति को सौंपे, और राष्ट्रपति का काम है सदन में उसको रखना। यानी सरकार पे नियंत्रण रखती है कि सरकार पैसों का दुरुपयोग न करे, इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। इसलिए ये भारत का एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में काम करता है। इसे हम कैग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैग के नाम से जानते हैं। यानी ये जनता की भलाई के लिए जनता के पैसों का क्या कर रहा है? संरक्षण दे रहा है, कि ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। या गलत इस्तेमाल का अर्थ है कि ज्यादा कम खर्च करके ज्यादा ना दिखाया जाए कि हमने खर्च किया। यानी ये जो पद हुआ, ये जनता का दोस्त का पद हुआ, ये जनता के हित के लिए पद है। अब आगे देखिएगा, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यानी भारतीय लेखा परीक्षण जो है, ऑडिट है, उसका क्या है, लेखा विभाग का क्या है, ये मेन मुखिया के रूप में काम करता है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पे होता है। इसका जो कंट्रोल है, जो लेखा परीक्षण का काम है, ये केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर नियंत्रण अपना बनाकर रखता है। साथ ही भारत के जो संविधान है उसके आर्टिकल यानी अनुच्छेद 148 में इस पद का सृजित किया गया। कई बार प्रश्न पूछा हुआ यहाँ पे कि किस पे है, तो हम बात कर ले आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक सीएजी के लिए ही दिया गया है भारत के संविधान में। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है, आपको देखते जाना। फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। देखिएगा, अब हम नियुक्ति के ऊपर बात करें। मान के लिए व्यक्ति जो नियुक्त होकर आ रहा है, तो इस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए कि यह भारत में इस पद पे जा सके। अगर कोई व्यक्ति चला गया और व्यक्ति सही नहीं है, तो उसको पद से कैसे हटाए, इस व्यक्ति का कर्तव्य क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। तो ये पॉइंट देखिएगा, नियुक्ति कौन कर रहा है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यानी राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पे व्यक्ति की नियुक्ति करता है, और ये शपथ जो अपना ओथ है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। यानी 2 चीज आप देख रहे हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति के समक्ष, और दूसरा चीज शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष ही होता है। आगे प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर का पद का बात करते हैं, प्रसाद पर्यंत है, और कई पद प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन यह पद प्रसाद पर्यंत नहीं है। कार्यकाल 6 वर्ष। यदि किसी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग की इस पद पे, तो उससे 6 वर्ष कार्य करना होता है, 6 वर्ष का उसको कार्यकाल मिलता है। लेकिन यदि 6 वर्ष आने से पहले उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई, तो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा। यानी जो पहले आ जाए, यदि 6 वर्ष हो जाए या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, वो रिटायरमेंट कर जाता अपने पद से। अब पद से मुक्ति पे हम 2 चीज देखेंगे।
एक है अगर ये पद छोड़ना चाहे तो इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपे और अपने पद को खाली कर दे। दूसरा चीज है अगर ये कोई गलत कार्य कर रहा हो, इसे पद से हटाना है, तो इसको उसी तरीके से हटाते हैं जिस प्रकार से हम उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। यानी पार्लियामेंट के जरिए, संसद के दोनों सदनों के जरिए बहुमत से ही इसको हटाया जा सकता है। तो इसको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है ताकि ऐसे ही कोई इसे पद से हटा ना दे। पार्लियामेंट की सहमति के बिना यह पद से नहीं हटेगा। आगे देखिएगा, अब कार्य एवं शक्ति पर हम इसका बात कर ले तो काफी कार्य इसको मिला हुआ है। क्या क्या कार्य करता है इसको देखिएगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें प्रभावी हुआ है। संसद ने इसके कार्यकाल को, इसके शक्ति को, सबको प्रभावी बनाया है। आगे देखिएगा, प्रत्येक भारत और प्रत्येक राज्य और वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, जैसे दिल्ली विधानसभा है, वहां पे पुडुचेरी वहां पे विधानसभा है, उसकी बात कर रहा हूं। वैसे केंद्र शासित प्रदेश सभी के लेखाओं का क्या करेगा, परीक्षण करता है। यानी ऑडिट, जो वहां का हिसाब किताब है, वास्तव में कितना खर्च हुआ, कितनी बचत हुई, कितना आगम था और कितना पैसा बाहर गया, सबका लेखा परीक्षण करता है। भारत एवं प्रत्येक राज्यों की आकस्मिक निधि, एक फंड होता है, आकस्मिक निधि फंड होता है, उसका भी क्या करता है, पूरी तरह से जांच करता है। अब यहां पे हम बात कर ले तो साथ ही भारत सरकार का जो अपना फंड है, चाहे कोई भी फंड हो, सारे फंड की ही जांच करता है, लेन देन का परीक्षण करता है। केंद्र राज्य सरकार के सभी राजस्व, वित्त पोषित निकायों, प्राधिकरणों की भी जांच करता है। केंद्र सरकार ने जहां जहां पैसा लगाया है किसी भी कंपनी में, जैसे आप समझ लो BCCL पैसा लगा हुआ भारत सरकार का, या कोई भी और कंपनी हो, सेल हो, वेल हो, उस प्रकार की कंपनी, या राज्य सरकार ने किसी कंपनी में पैसा लगा के रखा है, उन सारी कंपनियों का क्या करता है, ये लेखा परीक्षण करने का अधिकार रखता है। केंद्र राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी निकाय, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी कंपनी को अनुदान के रूप में धन आवंटित कर रहा हो, ग्रांट कर रहा हो, तो ऐसे भी कंपनियों को, ऐसे भी प्राधिकरणों को ये क्या कर सकता है, लेखा परीक्षण कर सकता है, उसका हिसाब किताब कर सकता है। क्योंकि जो पैसे जा रहे हैं वो पैसे क्या हैं, जनता के पैसे हैं। तो जनता के पैसों को हिसाब किताब करने का जिम्मा कैग को दिया गया है। तो कैग इस प्रकार अपनी कर्तव्य को निभाता है इस जगह पे। आगे देखिएगा, कार्य तो इसके बहुत सारे हैं। अब बात यह है कि मान के चलिए इसने भारत का जो फंड है, हमारे भारत में कई फंड है भारत सरकार के पास, जैसे हमने अभी आकस्मिक निधि फंड की बात की। अगर उसका इसने जांच परीक्षण कर लिया, तो जांच परीक्षण करने के बाद जो इसने रिपोर्ट बनाया, भारत सरकार के पास जो भी फंड है, सारे फंड का इसने जांच कर लिया, या किसी भी भारत सरकार के द्वारा अनुदान दिए गए कंपनी की जांच कर ली, या राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की जांच कर ली। जांच करने के बाद जो ये रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट किसको देगा, बात ये उठता है। तो कैग अपनी रिपोर्ट जो सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। यहां पे देख लीजिएगा, कैग किसको रिपोर्ट सौंपता है, तो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखता है। यानी संसद में रिपोर्ट रखवाने का काम कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और पार्लियामेंट में एक कमेटी है, उस कमेटी को बोलते हैं लोक लेखा समिति। यह लोक लेखा समिति क्या करती है, कैग के रिपोर्ट की जांच करती है और देखती है कि रिपोर्ट कैसा कैग ने बनाया और क्या किया। तो जांच भी होती है पार्लियामेंट के द्वारा ही। अब विनियोग, ये रिपोर्ट जो संसद को सौंपती है, इसमें 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है। विनियोग खाता संबंधित रिपोर्ट सौंपती है, वित्त खाता संबंधी रिपोर्ट सौंपती है, और साथ में सार्वजनिक उपक्रमों के संबंधित रिपोर्ट को सौंपती है। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की रिपोर्ट कैग के द्वारा सौंपा जाता है। जैसे मैं एक पुरानी घटना की बात कर लूं, 2014 के आसपास जब मोदी जी गवर्नमेंट में नहीं थे, उससे पहले भारत में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हो रही थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के समय भारत के जो कैग के जो पदाधिकारी थे, उनका नाम था विनोद राय। विनोद राय ने रिपोर्ट सौंपी थी कि भारत में 2G मामलों में अगर गवर्नमेंट चाहती तो आवश्यकता से अधिक फंड और भी पैसे आ सकते थे,
लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं चाहा कि और फंड आए, जिसके कारण भारत सरकार को लॉस हुआ। इसको इसलिए घोटाला बता दिया गया। साथ ही 2G ने एक घोटाला और बताया था, विनोद राय ने जो कैग थे घोटाला बताया था, जिसमें मनमोहन सिंह का नाम लिया जा रहा था, कोल घोटाला। तो कोल घोटाले की जब बात करें तो कोल घोटाले में भी खदान नीलामी से थी कि अगर नियम बदले जाते हैं, नए नियमों के तहत नीलामी होती तो भारत सरकार के जो फंड था और अधिक मिलता। लेकिन भारत सरकार ने पुराने रेट के अनुसार नीलामी कर दी, बहुत सारी बातें थी उसमें, और कोल घोटाले का बात आया। हालांकि बाद में यह देखा गया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जो भी दोषी थे सबको छोड़ दिया गया, ऐसे घोटाला नहीं माना गया। पी सैनी जो सीबीआई की अदालत थी, जो जज थे पी सैनी ने सबको क्लीन चिट दे दिया, सब बाहर हो गया और इसे घोटाला मानने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार कोल घोटाला भी कोई घोटाला नहीं था। और यही जो दो घोटाले थे, इन दो घोटालों का आरोप भारत सरकार जो मनमोहन सिंह थे उनके ऊपर लगा था, और भ्रष्टाचार के आरोप में कई सभाएं की गई, और उन सभाओं ने देश में एक नया विकल्प प्रदान किया कि भारत में भ्रष्टाचार को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और एक नई सरकार के साथ लोग जाना पसंद किया। लेकिन ये बाद में दोनों भ्रष्टाचार साबित नहीं हुए, और बोला गया कि ये तो आकलन था, कि आकलन ज्यादा मिल सकता था, लेकिन सारी चीजें आगे, बहुत सारी चीजें और हम इस पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये रिपोर्ट किसको सौंपता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी इनका कुछ कर्तव्य और शक्तियां दी गई है। तो अनुच्छेद 151 यानी आर्टिकल 151 में संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखक परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इससे जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 में प्रभावी बनाया। यानी संसद को अधिकार है कि लेखा परीक्षक का क्या कर्तव्य होगा, क्या शक्तियां होगी, उनके हाथ में था। तो 1971 में एक अधिनियम बनाया गया और इनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य को निर्धारित कर दिया गया। भारत की संचित निधि या प्रत्येक राज्य की संचित निधि जो भारत सरकार का अपना एक फंड होता है, जहां पे भारत सरकार अपनी कमाई को रखता है, उसको हम बोलते हैं संचित निधि। और राज्यों की अपनी संचित निधि होती है। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। यानी भारत सरकार जो कमाई कर अपना पैसा संचित निधि में रखती है, उस निधि से जो भी खर्च करेगी भारत सरकार, या कितना पैसा आया है, दोनों का लेखा जोखा ये करता है। साथ ही भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा संबंधित सभी लेन देन की लेखा परीक्षण करता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, आकस्मिक निधि का भी लेखा परीक्षण करता है। तो इसका काम है कि भारत सरकार ने जो खर्च किया, क्या वो खर्च उस जगह पे पहुंचा, क्या वास्तव में खर्च उतना ही था। समझिए एक ओवरब्रिज बनाना है कहीं, अब भारत सरकार ने बोला कि हमने इस ओवरब्रिज में 500 करोड़ रुपए खर्च किए। जब जांच किया गया कि इस ओवरब्रिज को 500 करोड़ नहीं होने चाहिए थे, मात्र 200 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, तो भारत सरकार ने 300 करोड़ का टेंडर अधिक क्यों निकाला। यानी इसका मतलब ये घोटाला है। तो घोटालों को पकड़ने के लिए कैग जांच करती है, अगर सही काम करेगी तो कोई घोटाला नहीं है, किसी तरह की चीजें यहां पे आती नहीं है। अब भारत सरकार के लिए अगर देखा जाए तो यह पद नियंत्रण लगाती है, अगर कोई गलत कर दे सरकार तो उसको पकड़ लेती है ये। तो ये पद अगर कहा जाए तो वास्तव में एक फ्रेंडशिप है जनता के साथ, और जनता के लिए ये चीजें हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ट्रेडिंग करते हैं, उनका कोई भी डिपार्टमेंट ट्रेडिंग करता है, विनिर्माण लाभ होता है, हानि होती है, तुलना पत्रों से या किसी भी चीजों का ये क्या करता है, उसका लेखा परीक्षण करता है। मतलब कमाई का और आउटपुट का, इनकम और आउटपुट दोनों पे नियंत्रण रखता है। केंद्र और राज्य के राजस्व से पर्याप्त वित्त पोषित सभी निकाय, मैंने आपको पहले बताया, केंद्र राज्य ने किसी को वित्त पोषित किया, कोई भी संस्था हो, उसका नियंत्रण करता है, लेखा परीक्षण करता है। वो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए केंद्र राज्य सरकार के अनुदान प्राप्त करने वाले सभी निकायों का लेखा परीक्षण करता है। वह केंद्र राज्यों के सभी प्राप्तियों का लेखा जोखा करता है, सुनिश्चित करता है कि इससे संबंधित नियम और प्रक्रिया, राजस्व निर्धारण, संग्रह और उचित आवंटन संबंधी प्रभावी जांच सुनिश्चित करने की तैयारी की गई।
केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी कार्यालयों विभागों में रखे गए सभी स्टोर स्टॉक के खातों का लेखा जोखा करता है। साथ ही ये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों का लेखा परीक्षण करता है। तो कई पॉइंट है यहाँ पे, उन सभी निगमों के खातों का लेखा जोखा करता है जिनकी विधियों उसके द्वारा लेखा परीक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण अन्य निकाय का लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। राष्ट्रपति बोल दे कि किसी अदर का भी आपको लेखा परीक्षण करना है, उसका भी लेखा परीक्षण करके ये देगा, ऑडिट करके देगा। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट में रखता है सदन पे, और राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जो राज्य सरकार का जो लेखा रिपोर्ट है वो उस राज्य के राज्यपाल को सौंप देता है। तो दो चीज, पार्लियामेंट जो भारत सरकार का रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है, और किसी स्टेट का रिपोर्ट है वो किसको दे रहा है, तो राज्यपाल को दे रहा है। आर्टिकल 151 से संबंधित है ये। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण प्रमाणन करता है अनुच्छेद 279 के तहत। उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। मतलब हम टैक्स लेने जा रहे हैं तो टैक्स लेने में पेट्रोल खर्च हुआ, एक अधिकारी का पेमेंट है, वो नहीं, शुद्ध लागत को ये जोड़ करके भारत सरकार को या संसद को, पार्लियामेंट को, राज्यों को दे देता है। वह संसद की लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। यानी लोक लेखा समिति जो है उसका क्या है, मित्र है, गाइड है, दोस्त की तरह काम करता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कैग जो है भारत में जनता का दोस्त है। सरकार क्या खर्च क्या है, चाहे स्टेट हो या